नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी जो चालक गोले के कारण उसकी सतह पर या उसके बाहर या उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो हमारा टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो है अचालक गोले के कारण कि कोई हमारा समान रूप से समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सिंपल सा है, हमारा कोई ये गोला है, समझने के लिए बिल्कुल इजी है भाई। ये गोला है, कौन सा आवेश, कोई भी धनावेश इस पर एक समान रूप से वितरित है और इस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर है। क्या है भाई, कैपिटल आर है। क्या त्रिज्या है, कैपिटल आर त्रिज्या है। ठीक है, अब इस कैपिटल आर त्रिज्या के गोले को हम बात करें तो यहाँ पर इसके बाहर यहाँ कोई बिंदु P उपस्थित है जो किसके अंदर है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है। इस गोले के कारण ये गाउसियन पृष्ठ हो गई और इसके अंदर क्या हो गया, इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ। ये पता है आपको, गाउस के नियम से हमने पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया अपनी गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे सिंपल है, इसके लिए बात करें तो यहाँ पे ई वेक्टर भी इसी साइड में है और ds भी इसी साइड में। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 और cos 0 वैल्यू क्या होती है, 1। सिंपलीफायर में लास्ट में पढ़ा था कि यहाँ पे अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें तो बिंदु P पर फ्लक्स, गाउस का नियम तभी तो यूज होगा भाई जब फ्लक्स हम, तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, s e ds cos थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू s e ds। क्लियर। तो उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, फाई इक्वल्स टू s और e बाहर चला जाएगा और ds यहाँ आ जाएगा। ठीक है, गाउस का नियम यूज कर दो। गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E और ds हो जाएगा यहाँ पर s। अब जो ये है ना ds, इसको लिख दो यहाँ पे, मतलब यहाँ लिख रहा हूं मैं s और ds। ये चारों तरफ, गोले के चारों तरफ है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। तो पुट कर दो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद सिंपल सा है। अब तो ये इसमें ए बिंदु लिख लेना, कब है ये, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। कहाँ हो, बाहर स्थित हो। तो यहाँ पे बाहर स्थित है तो क्या हो जाएगा, और ये कितनी, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल r दूरी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे देखो, इसी ऑप्शन, इसी के भी आप हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे E कैलकुलेट करना है। आप चाहो तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, Q की वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करते हो तो आपका आंसर्स क्या आते हैं, सिंपलीफाई अपन Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं और Q की वैल्यू अपने को क्या होती है, रो इंटू वी होती है। क्यों भाई, क्योंकि इस गोले का जो आयतन है वो क्या है, रो इंटू वी। तो देखो कैसे होगी भाई, Q इक्वल्स टू, तो E की वैल्यू पहले तो यहाँ ये सिंपलीफाई कर लो इसको, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर ये सब करें तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ठीक है, अब Q की वैल्यू रख दो, Q इक्वल्स टू क्या होता है, रो वी। क्यों भाई, इसके लिए रो वी होता है ना, रो इक्वल्स टू Q अपॉन वी पढ़ा था अपन ने आयतन में, मतलब जहाँ पे आयतन पूरी तरीके से आयतनीय जो वितरण था अपने उसमें पढ़ा था ना, आवेश का वितरण पढ़ा था। 3 प्रकार से होता है उसमें, आवेश उसमें एक लाइन में था, मतलब कि एक रेखीय आवेश वितरण था, एक सतही आवेश वितरण था और तीसरा क्या था, आयतनीय आवेश वितरण। तो हम वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैल्यूज पुट कर दो भाई, E इक्वल्स टू रो वी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और v क्या होता है यहाँ पे 4/3
पाई आर क्यूब, क्योंकि कैपिटल आर इसकी रेडियस है, ठीक है। क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब से अपन यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं सिंप्लीफाई, मतलब कि इसको वैल्यूज पुट करके क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और तो कैंसिल नहीं होता है, तो क्या बचता है E इक्वल्स टू रो 3 नीचे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचता है कैपिटल आर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई कहाँ, बिंदु P पर, जो कहाँ स्थित है, गोले के बाहर स्थित है, ठीक है। अब हम इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए बात करें तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं और दूसरे पॉइंट के लिए बात कर देते हैं। दूसरा पॉइंट कब है, जब अगर हम बी पॉइंट की बात करें, जब बिंदु कहाँ स्थित हो, सतह पर, जब बिंदु सतह पर स्थित हो तो क्या हो जाएगा भाई, जब सतह पर स्थित है, देखो स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कैपिटल आर, तो बिंदु पी आ गया अपना यहाँ, इसको दूसरा डायग्राम बना देना और उसको इस तरीके से लिख देना, ठीक है। इस पी को हटा देना यहाँ पर, और इसको तो यहाँ, इसको यहाँ लिख देना आगे। तो अपने को डायग्राम ये बनाना है, ई वेक्टर डॉट मतलब ds वेक्टर दोनों एक ही साइड है, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया स्मॉल आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल आर हो गया, पॉइंट पी कहाँ हो गया, यहाँ स्थित हो गया, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या हो गया कैपिटल आर। तो लास्ट में इंटेंसिटी क्या आई थी अपनी, रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल, तो अपना आंसर आता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कब है, जब बिंदु सतह पर स्थित हो, इसका मतलब आर बराबर क्या हो कैपिटल आर। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो सतह के कहाँ हो, ये अंदर हो, तो उसके लिए अपन इस डायग्राम को वापस बना लेते हैं और फिर लिखते हैं उसको। और वो डेरिवेशन है, थोड़ा सा इजी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे उस पर, किस तरीके से होगा देखना ध्यान से, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपका ध्यान की जरूरत है कि अगर आप उन चीजों को सही से टाइम देते हो और फिर उसको पढ़ते हो आप सही तरीके से, पूरा कंसंट्रेट करके माइंड को स्टडी करते हो, तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली वो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। तो आपका ये गोला है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो r है, और बिंदु P को यहाँ स्थित है, जिसकी यहाँ से दूरी कितनी है r P। तो यहाँ पर अपना क्या बना लेगा, ये एक अपना क्षेत्र बना लेगा एक तरह से, मतलब इसका अपना एक राउंड मतलब एरिया होगा कि उसको कमेंट करें। तो अगर इसके टोटल जो आवेश की बात करें तो इस पर आवेश तो सब पे वितरित है, लेकिन अचालक गोला है तो आवेश यहाँ पे स्थानांतरित होगा नहीं, जो जहाँ है वहीं रहेगा। इसका मतलब पूरे का जो आवेश है वो तो है Q, और इस वाले पार्ट का जो आवेश है वो क्या हो जाएगा Q डैश। भाई पूरे आवेश तो Q है, और इस वाले अंदर वाले पार्ट क्या हो जाएगा Q डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q डैश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख दिया हमने, Q डैश लिख दिया। आप देखो ध्यान से, बिंदु P यहाँ पे स्थित है, और वो इसकी E की दिशा भी यही है और TS की दिशा भी यही है, और ये क्या है हमारा कैपिटल R है, और ये क्या है स्मॉल r है, ठीक है। अब सबसे पहले जरूरी है हमें दो चीज कैलकुलेट करना है, एक तो Q कैलकुलेट करना है और एक दूसरा Q डैश कैलकुलेट करना है। Q कैलकुलेट करें तो रो V, और रो तो रहने दो, V का 4/3 पाई आर क्यूब। भाई Q तो कब है, जब पूरा गोला है, और पूरा गोला की त्रिज्या क्या है यहाँ पे R है, तो सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमने वो पुट कर दिया। अब हम बात करते हैं अंदर वाले भाग की, तो क्या हो जाएगा V डैश क्यूब, भाई क्योंकि पूरा आयतन की बात थोड़ी कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल देंगे रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इक्वेशन नंबर ये तो हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड। आपको सर यहाँ लिख देना संपूर्ण, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देना, संपूर्ण गोले का आवेश, ठीक है। और यहाँ लिख देना अंदर वाले गोले के अंदर वाले भाग का आवेश, ठीक है। या फिर ब्रैकेट में गाउसियन पृष्ठ लिख सकते हो, गाउसियन जो पृष्ठ बन रही है ना इसमें, तो ये क्या हो गई गाउसियन पृष्ठ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आवेश ये हो गया। अब बस समीकरण 1, 2 से अपन Q का मान निकाल लें। समीकरण 1 व 2 से किसका मान निकालना है अपने को,
क्यू का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन क्यू डैश, क्यू की वैल्यू रखो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और रो अपॉन रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यही तो है ना भाई, दोनों की वैल्यू रख दी, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बचता है अपना q इक्वल्स टू क्यू डायरेक्ट कर दे, एक ऑप्शन एक कम हो जाएगा, क्यू डैश और कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, कंडीशन नंबर 3। बस आप लगा दो, जो गाउस का नियम था ना उसी को अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। क्या होता, लगा दो यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि गाउसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, फाई इक्वल्स टू क्या होता है S और E ds, जो अपन ने पढ़ा था वो क्यों हुई है। अब गाउसियन सरफेस अंदर है तो अपन यहाँ पे लगा दें, फाई का लगाओ अभी तो E और S और ds, यहाँ पे cos थीटा था भाई, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मैं पहले ये चीजें सॉर्ट आउट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। यहाँ लिख देना थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री था तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए अपन ने डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़े तो देखो ध्यान से कि क्या आंसर आता है अपना आगे, थोड़ा सा है बस इजी सा है, अब तो थोड़ा सा बचा है। फाई इक्वल्स टू गाउस का नियम यूज कर दो, गाउस के नियम से, तो यहाँ गाउस का नियम क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रखो भाई, तो ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा क्यू डैश, क्योंकि गाउसियन सरफेस यहाँ है और यहाँ पर जो अपना आवेश है वो क्या है, क्यू डैश है, तो इसलिए यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बजाय क्या आ जाएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि भाई ये हम अंदर अंदर की बात कर रहे हैं, पूरे की बात नहीं कर रहे, अंदर अंदर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्या आ जाएगा, क्यू डैश आ जाएगा, ठीक है। क्यू डैश इक्वल्स टू ई और डीएस की वैल्यू बता दो भाई, 4 r स्क्वायर होती है, उस गाउसियन पृष्ठ के जो क्षेत्रफल है उसकी क्या वैल्यू क्या होती है, 4 r स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बचा है, बस निकाल लो। कैसे निकालोगे, क्यू डैश की वैल्यू रखते हैं, पहले ई की वैल्यू निकालो, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, क्यू डैश अपॉन 4 r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। क्यू डैश 4 नहीं चला गया तो 4 r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्यू डैश की वैल्यू समीकरण 3 से, भाई 3 में तो है ना, ये रही समीकरण 3 से रख दो भाई, E इक्वल्स टू क्यू डैश की वैल्यू क्या थी, सॉरी अपन ने यहाँ पे Q की वैल्यू निकाली है, अपने को यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी थी, क्यू डैश की वैल्यू निकालनी थी भाई, है ना, तो अपन इसको क्यू डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं क्यू डैश को यहाँ निकालूं तो क्या हो जाएगा इसका, अब यहाँ पे अपन ने क्यू निकाला था, इसको क्यू डैश करो, क्यू डैश कैसे करोगे, ये वाली ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यू डैश इक्वल्स टू, तो क्यू यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर आर क्यूब चला जाएगा और अपॉन कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा। अब कह रहे हो सर गलत नहीं है भाई, ये मैंने यहाँ पे इसको क्यू डैश नहीं निकाला था, अपने क्यू डैश की जरूरत है, तो अपने को ये इसी क्वेश्चन से क्यू डैश निकालना है, गलत नहीं। कभी आप सोचो नहीं कि सर ने तो गलत कर दिया, गलत नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करो कि अपने क्यू डैश की जरूरत है, अपन क्यू निकाला था, तो इस क्यू डैश को निकालो ना, अपन क्यू नहीं निकाला था, अपने क्यू डैश निकाला था, तो इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दो, क्यू आर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और नीचे क्या बचा हुआ है, 4 r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बचा है ना 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, आप इसको अपना और आगे सॉल्व करें तो E इक्वल्स टू, यहाँ देखो r क्यूब है तो r स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, क्यू r अपॉन 4 बचता है, 4 एप्सिलॉन नॉट बचता है यहाँ से, और यहाँ बचता है कैपिटल R क्यूब, ठीक है। एक तो अपना यही आ गया, अगर चाहो तो आप E और R में, लेकिन अगर अपन Q की वैल्यू यहाँ से निकले, समीकरण 1 से भी रखें, तो लिख दो समीकरण 1 से Q का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू Q की वैल्यू रखो भाई, रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये है ना, और मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट,
और कैपिटल आर क्यूब, यही बचता है ना। अब भाई देखो कैपिटल आर क्यूब है और यहाँ भी क्या आ गया कैपिटल आर क्यूब, तो कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ई इक्वल्स टू क्या बचता है रो। और थर्ड कंडीशन चल रही थी, अपन ध्यान रखना ये थर्ड कंडीशन है, यहाँ पे लिख देना सी, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, तो यहाँ पे जब गोले के अंदर स्थित हो तो क्या अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ सिंपल लिख दो भाई 3 तो नीचे चला गया, यहाँ पे 3 आ गया और रो 4 पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया तो अपॉन आर, और यहाँ से क्या बचता है एप्सिलॉन नॉट बचता है। ठीक है, तो ये बचता है अपना। अगर चाहो तो मैं इसको वापस लिख सकता हूँ, वापस लिखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ ब्रैकेट में बंद करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बचता है अपना E इक्वल्स टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो आप ये लिख दो, चाहो तो ये, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस में यूज होगी ना वो वाली होगी। ठीक है, वो जरूरी थी। आपका पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया और थर्ड भी हो गया, तो आप यहाँ से आसानी से उसको वीडियो पुश कर आराम से आप लिख सकते हो। लेकिन अभी लाइव आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको देख लीजिएगा, जब दोबारा आपको ये वीडियो मिलेगा तब आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने इन्हीं तीनों चीजों को लेके, मतलब जो हमारे यहाँ पे सिचुएशंस आई है इन तीनों को लेकर आप ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ बहुत बार पूछा जाता है। तो अपन ग्राफ बनाने के लिए सिंप्लीफाई तीनों कंडीशंस को लिख देंगे पहले तो, और उन तीनों कंडीशंस की जो वैल्यूज आई हैं उनको लिख देंगे, और उन वैल्यूज के बाद अपन जो भी अपने आंसर्स हैं उनको जो भी अपना ग्राफ बनेगा उसको अपन यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो आपकी जो अपने ग्राफ है वो किस तरीके से बनते हैं। देखो भाई, एक तो कंडीशन है अपनी ये वाली, पहले तो हम बात करते हैं सबसे छोटे पार्ट की, तो ये थी पहले तो, फिर है ये वाली और फिर है ये वाली, 3 कंडीशन है हमारे पास। तीनों के लिए हमारा फॉर्मूला जो आया था, अगर हम सबसे पहले इसके लिए बात करें तो फॉर्मूला आया है E इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर क्यूब, ये वाला, ये जो अपन लास्ट लिखा है। ठीक है, ये वाला कर लिया। इसके लिए अपन बात करें तो अपना फॉर्मूला आया था कि क्या आया था भाई, मैं देख रहा हूँ क्या आया था, बताओ आप सब, याद होना चाहिए आपको। यहां पर आया था अपना रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जो अपने स्टार्टिंग वाला कौन सा आया था, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले आए थे अपने। ठीक है, अब तीनों से देखो ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। इससे देखें तो E प्रोपोर्शनल R आ गया, और इस वाले से देखें तो E कुछ बचता ही नहीं है, सारा ही कांस्टेंट है। अपन ग्राफ किस में बना रहे हैं, E और स्मॉल r में। ठीक है, और यहाँ क्या बचता है E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, बाकी सारा क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। तो ग्राफ बना लो भाई, ये अपना E हो गया और ये क्या हो गया R बन गया। तो यहाँ पर तो हो गया ये वाला, और यहाँ वाला पार्ट हो गया ये वाला, और यहाँ पार्ट हो गया अपना ये वाला। तो यहाँ पे देखो ये जब कंडीशन थी तो एप्सिलॉन r था, इसका मतलब सीधा जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का मतलब एकदम फिक्स रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, और फिर आर स्क्वायर है तो यहाँ पे ये इस तरीके से बन जाएगा। ये तो हो गया अपना E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया E प्रोपोर्शनल r, और यहाँ पे क्या हो गया r इक्वल्स टू r पर E इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। तो हम पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो वहां से हम स्टडी करेंगे कि मान लीजिए कोई आपके पास चालक सतह है, तो उसके ऊपर क्या मतलब कि बल एक दूसरे की जैसे कि सराउंडिंग का जो चार्ज उस पर अवेलेबल होता है, तो उसकी वजह से उस पर कितना फोर्स लग सकता है। जैसे अपन देखो, ध्यान सिंपल समझो, मान लीजिए आपके पास ये कोई चालक सतह है। ठीक है, इस चालक सतह के ऊपर आवेश प्रेजेंट है। इस चालक सतह की हम बात करें तो यहाँ पर क्या उपस्थित है, इसके चारों तरफ आवेश उपस्थित है। ठीक है, इस आवेश जो उपस्थित है, तो अब आपको पता है कि अगर किसी सतह पर जब आवेश उपस्थित रहता है तो उसके कुछ भाग पर बचे हुए भाग का जो आवेश होता है वो क्या करता है, उस पर कोई फोर्स लगाता है, प्रतिकर्षण होता है। भैया आपको पता है कि जब कोई आवेश होता है
तो आवेश जो आपस में क्या करते हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं। तो सिंपल से हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जब दोनों प्रतिकर्षण करते हैं तो जो पूरी सरफेस जिस पे अब इस पे यहाँ पे चार्ज है, इस पे यहाँ भी चार्ज है, तो ये चार्ज भी आपस में क्या लगेगा, फोर्स अप्लाई करेगा एक दूसरे के ऊपर, मतलब बल लगाएगा। तो प्रतिकर्षण हो, प्रतिकर्षित होगा तो बल ही तो लगेगा भाई, बल की वजह बिना तो प्रतिकर्षण हो ही नहीं सकता। तो बल लगेगा तो उसी बल को वो अनुभव करेगा। तो उस बल कितना होता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि इस पूरे पार्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी और इसको सी। तो 2 पार्ट हो गए हमारे पास, एक तो हो गया ए बी और दूसरा हो गया ए सी बी। अब इसके यहाँ पर एक तो हम P1 पॉइंट की बात करें, एक यहाँ पे बात करें P2 की। तो यहाँ पर इस की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको तो बोल देंगे हम E1, और इसकी वजह से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको क्या बोल देंगे E2। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एक तो दोनों में फर्क है। यहाँ पर दोनों में क्या फर्क है कि सर जब बिंदु P पर हम बात करते हैं तो आवेश इसका भी होता है, इसका भी होता है, दोनों की दिशा एक समान होती है। और जब P2 पर हम बात करते हैं तो इसकी वजह से तो इसका आवेश की जो किरण होती है वो इधर होती है, मतलब जो प्रकाश जो इंटेंसिटी जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो दिशा होती है वो बाहर की तरफ होती है, इससे क्या होती है अंदर की तरफ होती है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करें, हम जानते हैं कि आवेशित सतह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हम तीव्रता की बात करें तो वो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बाहर की तरफ। तो EP1 इक्वल्स टू पॉइंट P1 पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट, और P1 इसी प्रकार EP2 क्या है 0, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो वो चालक है उसके अंदर की हम बात करें तो वहां पर जो अंदर होता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है शून्य होता है। मैंने आपको पहले बताया था इस चैप्टर के अंदर कि जब कोई चालक होता है उस चालक के अंदर वाले भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 0 होती है। इक्वेशन नंबर 2। अब लिखो यहाँ पर बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी तीव्रता। तो देखो यहाँ पे EP1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी E1 प्लस E2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो भाई ध्यान से क्या होगी EP2 इक्वल्स टू, अगर E1 इधर माने तो E1 माइनस E2। यहां पर तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब यहां तो इस तरीके से लगेगा और यहां दोनों एक ही तरफ है, मतलब E1 भी एक तरफ है E2 भी एक तरफ है और यहां अलग अलग है दोनों पे। ठीक है, यहाँ E1 इधर है तो E2 इधर है, इसकी वजह से। तो यहाँ पर अब जो ये है ना जो E1 E2 ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको 2 भागों कौन कौन से, एक तो अपना है AB पार्ट AB भाग और दूसरा कौन सा है अपना ACB भाग तो जो E1 है वो तो AB की वजह से है, AB की वजह से तो क्या है E1 है और ACB की वजह से क्या है E2 है। तो यहाँ पर इन दोनों भाग की वजह से देखो भाई अब AB भाग की वजह से तो क्या है E1 और ACB भाग की वजह से क्या है यहाँ पर E2। मैंने यहाँ बता दिया आपको पहले से कि यहाँ पे A और B भाग ये है, इसका बचा हुआ जो पार्ट है उसकी वजह से अगर हम बात करें तो इस बिंदु पर बात करें इसकी वजह से तो बाहर की तरफ है और रिमेनिंग जो ये जो भाग है बचा हुआ भाग इसकी वजह से करें तो ये E2। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है, इसमें अपने को थोड़ा इमेजनरी ज्यादा है तो मतलब इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप। हमारे पास पूरे कंडक्टर के 2 भाग है, एक भाग तो ये है और एक बचा हुआ भाग है। इस भाग की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E1 है और इसकी वजह से क्या है E2 है। ठीक है, अब इस बिंदु P पर तो इसकी वजह से बाहर होगी और इसकी वजह से बाहर होगी, इसका मतलब E1 प्लस E2 हो जाएगी। लेकिन इस बिंदु पर इसकी वजह से तो अंदर की तरफ होगी, इस वाले भाग की वजह से क्या होगी बाहर की तरफ, इसलिए क्या हो जाएगी E1 माइनस E2। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं समीकरण 2 से EP2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 0, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू E1 माइनस E2। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा E2, भाई ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब
समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, EP1 इक्वल्स टू E1 प्लस E1। भाई दोनों एक ही तो हो गए, मतलब E1 इक्वल्स टू क्या हो गया E2, तो यहाँ पे E1 रख दो, ठीक है। अब समीकरण EP1 की वैल्यू क्या है, समीकरण 1 से EP1 क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2E1। और अब यहाँ पे 2E1 को देख लो किस तरीके से निकल के आएगा। अगर हम इस 2E1 की बात करें तो देखो 2E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। अब बात यही खत्म नहीं होती है कि सर अपन ने यहाँ पे क्या निकाल दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दिया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद अपना सूत्र स्टार्ट होता है, अपन फोर्स की बात करें, यहाँ पे बल की बात कर रहे थे, तो हमारा रिलेशन होता है विद्युत क्षेत्र के बल में, तो F इक्वल्स टू होता है QE, क्योंकि E इक्वल्स टू क्या होता है F अपॉन Q, तो F इक्वल्स टू QE पढ़ा हुआ है अपन ने, तो अब E की वैल्यू यहाँ रख देंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे रखो, तो F इक्वल्स टू अगर यहाँ पे जो देखो, अब बल अगर परिवर्तित है तो DF लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर चाहो तो आप DF लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E dq। ये कई बार हो सकता है भाई, पूरा फोर्स तो F होता है, लेकिन अगर छोटे से अंश की बात करें तो अपन वहां पे DF भी लिख सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे D लगाओगे तो यहाँ DQ के साथ भी D लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये आवेश की वजह से, तो आवेश परिवर्तित होगा तो क्या परिवर्तित होगा, बल परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी प्रभाव किसमें पड़ता है, आवेश की वजह से पड़ता है, तो लेकिन आवेश यहाँ पे परिवर्तित होगा तो क्या परिवर्तित होगा, बल होगा। तो यहाँ पे E की वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, DP इक्वल्स टू DF इक्वल्स टू E की वैल्यू रखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और DQ। अब DQ की वैल्यू भी रख सकते हो आप, भाई सतह है ना, तो क्या हो जाएगा DQ की वैल्यू क्या होती है सिग्मा डॉट S, तो अपन वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो देखो DF इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट, अब Q की वैल्यू रखो, सिग्मा S तो होता है ना भाई, सिग्मा S, तो क्या हो जाएगा सिग्मा S। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DF इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और S, ठीक है। एक तो ये आ गया अपना DF की अपन बात करें। अब यहाँ पे अगर ये DQ था तो जो DS, ये भी S जो होगा वो भी क्या आ जाएगा DS आ जाएगा, तो ये भी क्या है DS है। और DS किससे इसका अगर हम पूरे की बात करें, इस पार्ट को थोड़ा सा हटा दें यहाँ पर, हम इस पूरे की बात करो, देखो कैसे समझ आता है किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये DS क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे DS लिखा, पर DS क्यों लिखा, क्योंकि DQ है, इसलिए अपने को DS लिखना पड़ा। अब DS होता है छोटे से भाग का, पूरे भाग की बात करें तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं DF इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और होल सरफेस और DS लिख सकते हैं ना। अब अगर ये तो हो गया अपना फोर्स, अगर आप S रख दो चाहे तो DS रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो तो डिपेंड है कि S रखना चाहो तो रखो, DS रखना चाहो तो भाई छोटे अंश की बात करें तो अपन DS रख सकते हैं, और पूरे अंश के लिए बात करेंगे तो अपन DS रख सकते हैं। अब अपन प्रेशर निकाले तो DP इक्वल्स टू क्या होता है DF अपॉन DS। अब ये इसलिए रखा मैंने DS, अब DS यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट DS अपॉन DS, और DS से DS कैंसिल, तो क्या बचता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसकी वैल्यू DP की वैल्यू। तो DP इक्वल्स टू क्या आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने को याद रखना है। फोर्स अगर पूछे तो ये, और प्रेशर पूछे तो ये, ठीक है। प्रेशर भी क्लियर हुआ अपना, लिख सकते हैं ना, लिख देना अबव इक्वेशन, अबव मतलब उपरोक्त समीकरण किसको प्रदर्शित करती है, किसी आवेशित सतह पर उसके दाब को प्रदर्शित करती है, उस दाब को बताती है, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। अब देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा किस तरीके से होती है, उसको ध्यान से देखो आप। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये अपना कोई गोला है, और इस गोले में जो ये जो चेंज है इसमें इतना है। अब यहाँ से बात करें तो ये अपना R हो गया, तो ये वाला भाग कितना हो गया dr हो गया, ये इसका सेंटर O है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक गोला बना देना, है ना। ये आपका एक सरफेस हो गई,
और इस सरफेस के बिहाफ पे अब हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है भाई, अब देखो ये होता क्या है कि सर ये ऊर्जा संचय कैसे होती है। भाई एक छोटा सा अपने पास एक बुलबुला है, उस बुलबुले के दाब बढ़ाओगे तो उसका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो जो अपन उसमें बुलबुले में जब उसमें दाब बढ़ा रहे हैं, मतलब उसमें बल लगा रहे हैं, उसमें कार्य हो रहा है, वो कार्य किसमें ऊर्जा में संचित हो रहा है। अपन जैसे किसी चीज को ऊपर उठाते हैं तो उसको अपन बल लगा रहे हैं, तो जो ऊपर जा रहा है तो उसमें क्या संचित हो जाती है, ऊर्जा संचित हो जाती है। भाई ऊर्जा का यही तो होता है कि किसी बल के कारण उस किसी पदार्थ में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, संचित ऊर्जा हो सकती है तो बल के कारण। तो अब इसमें क्या है कि एक इसका भाग ये है, इसको में और बल लगेगा तो ये बाहर जाएगा, इसका मतलब इसमें कितना चेंज हो जाएगा, dr चेंज हो जाएगा। तो इसी के बिहाफ पर अपन बात करते हैं, तो अभी हम लिख देंगे हम जानते हैं कि dp इक्वल्स टू क्या पढ़ा था अपन ने, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चीज तो हम ये जानते हैं, अब प्रेशर आ गया, अपने को फोर्स निकालना है, तो अब ये भी हम ये भी दे देना। अब हम ये भी हम जानते हैं, यह भी हम जानते हैं कि F की रखो भाई, F इक्वल्स टू DF हो जाएगा। DF इक्वल्स टू क्या होता है, P का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन A, तो DP क्या हो जाएगा, DP और A। भाई फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर को होता है F अपॉन A, अगर अपन F निकाले तो P डॉट A हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DP इंटू A। अगर अपन अब इसको और बात करते हैं, यहाँ पर DP के D फोर्स आ गया अपना समीकरण नंबर 2। अब ऊर्जा की हम बात करें, ऊर्जा के लिए बात करें ना, तो ऊर्जा क्या हो जाती है W, और W क्या होता है F डॉट dr। इसमें dr है ना, और फोर्स लेगा तो क्या हो जाएगा F डॉट dr। तो यहाँ पर अब जो फोर्स है वो ये रहा, या तो P डॉट A बोल सकते हो आप, अगर D यहाँ से हटा दो तो यहाँ से भी dr जाएगा, F इक्वल्स टू क्या गया P डॉट A। अब P आपको पता ही है, इसको चाहे तो अपन निकाल दो क्योंकि वहाँ सरफेस तो अपन पूरे यूज करते, तो P इक्वल्स टू क्या है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो F इक्वल्स टू क्या होगा P डॉट A। अपन यहाँ से रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा अपना W इक्वल्स टू F की वैल्यू रखो भाई P डॉट A, और P की वैल्यू रखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट A डॉट dr। ठीक है ना भाई, PA और dr। अब इसको हम वॉल्यूम बोल सकते हैं क्या, एरिया इंटू लेंथ। भाई ये तो इसमें विड्थ हो रही है और वो एरिया होता है, एरिया और चौड़ाई क्या बोल सकते हैं, इसको वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो यहाँ भी ये भी सकते हैं A डॉट dr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। तो अपन यहाँ से अब यहाँ पर dr है तो यहाँ dw लगा दो, यहाँ dr है तो dw लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dw इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट dv। और अब एकांक ऊर्जा चाहिए अपने को, तो एकांक ऊर्जा आयतन में, एकांक आयतन में ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा हो गई ना भाई। dw अपॉन dv क्या होती है, एकांक आयतन में ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यह क्या होती है अपनी एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, अब हमारा इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम बात करते हैं, समझ आ गया होगा सबको आपको। अब हम बात करते हैं बुलबुले की। जो बुलबुला होता है उसके अंदर ऊर्जा या उसके अंदर रेडियस, उसका त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, या उसके अंदर जो भी दाब होता है। तो अपन अगला टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले का, साबुन के आवेशित बुलबुले साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, ये अपना टॉपिक है लास्ट। क्या निकालना है अपने को, संतुलन निकालना है। तो अपने एक चीज पढ़ी थी, वो पढ़ा था अपन ने P एक्सर्ट इक्वल्स टू क्या होता है 4T अपॉन R। ये अपन ने पढ़ चुके हैं, हम लिख देना हम जानते हैं कि, ये कहाँ पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। हम जानते हैं कि, अगर नहीं याद हो तो याद कर लेना भाई। 4T अपॉन क्या होता है RT होता है यहाँ पे तनाव, R होती है यहाँ पे त्रिज्या। तो अपन अब लिखे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि उस बुलबुले को अपन एक आवेश देंगे, और आवेश देंगे तो उसके अंदर दाब अधिक के वहां पे बढ़ जाएगा, और एक कंडीशन ऐसा है कि वो ब्लास्ट भी हो सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने बात की थी P एक्सर्ट इक्वल्स टू 4T अपॉन R। तो यहाँ पर दो उस पर, जब अगर उसको अपन आवेशित करते हैं बुलबुले को, तो आवेशित करते हैं तो उस पर भी दाब बढ़ेगा, तो वो दाब होगा जो क्या होगा P इक्वल्स टू क्या होगा, P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर दोनों को जब
अगर किसी वस्तु को हमने दाब आदि के पहले से ही उसको आवेशित करते हैं तो दोनों का प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा P एग्जैक्ट प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर हो जाएगा 4t अपॉन r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से P एग्जैक्ट निकालें तो क्या हो जाता है 4t अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यही बात नहीं होती कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो जो P एग्जैक्ट हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यहां लिख देना क्योंकि बुलबुले को आवेशित करने पर दाब बढ़ जाता है। अब संतुलन की अवस्था के लिए P एग्जैक्ट क्या हो जाएगा 0, वरना बुलबुला क्या हो सकता है ब्लास्ट हो सकता है, बुलबुला ब्लास्ट हो सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 4t अपॉन स्मॉल r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ सिंपल कर सकते हैं अपन 4t अपॉन r इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल दो भाई, r अपॉन क्या हो जाएगा 4t इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि r इक्वल्स टू 4t सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो r की वैल्यू। और अगर सिग्मा की वैल्यू निकालना चाहो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट r अपॉन 4t, और ये सब किस में चला जाएगा अंडर रूट चला जाएगा। ये तो हो गया घनत्व, ये तो होता है इस पे घनत्व, और ये क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है हमारा लास्ट का टॉपिक, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। अगर आपको ये सब चीज़ अच्छी लगी हुई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फीडबैक भी आप जरूर दीजिएगा। जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप हमें, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कुछ नया सीखते रहिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।